सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तब्दीली चाहे सियासी हो या माशी, वो अवाम पर असरअंदाज जरूर होती है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी, सियासी और माशी तब्दीली का नारा लगाकर और 126 दिन का बड़ा एहतजाज करके इख्तिदार में आई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल गुजर चुके हैं और इन 2.5 सालों में मुल्क का तकरीबन हर शोबा तब्दील तो हुआ है, मगर कुछ मुख्तलिफ अंदाज से। मुल्क की तारीख में पहली बार इख्तिदार में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के खिलाफ अब तक मुतादिद एहतजाज, धरने और हड़तालें हो चुकी हैं। तवील तरीन एहतजाज की तारीख रखने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तारीख भी तवील से तवील तर होती जा रही है। जरा मुलाहिजा कीजिए कौन कौन से शोबे इस हुकूमत के खिलाफ अब तक इन 2.5 सालों में एहतजाज करते आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के चंद माह बाद ही यानी साल 2019 के आगाज में खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल हेल्थ अथॉरिटी एक्ट 2019 के खिलाफ एहतजाज का आगाज किया। पेशावर में पुलिस ने इन मुजाहिरीन पर धावा बोला, इन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का इन पर इस्तेमाल किया गया। मुतादिद डॉक्टर्स भी उसमें जख्मी हुए, जिसके बाद यह मामला रफा दफा हो गया। 2019 में ही पाकिस्तान की सरकारी जामियात के सालाना बजट में 50% से जायद की कटौती के खिलाफ तकरीबन 35,000 असातिज़ा ने मुल्क भर में एहतजाज किया। एहतजाज में असातिज़ा के साथ जामियात के दीगर सीनियर अफसरान और एहलकार भी शामिल रहे। 2019 के बजट में हुकूमत के उठाए गए इक़दामात, नए टैक्सेस का निफाज, मईशत को दस्तावेजात की शक्ल देने और 50,000 से जायद की लेन देन पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में भी शटर डाउन हड़ताल की गई। साल 2020 में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले यंग डॉक्टर्स और नर्सेज ने अलाउंस न मिलने पर मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उसके बाद मेडिकल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का मरहला आया और इसमें पेचीदगियों के खिलाफ तलबा भी सड़कों पर निकले। उन्हें भी इंसाफ के लिए हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। और ये मामला यहीं पर थमा नहीं, बल्कि आज सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्लामाबाद की शारा दस्तूर पर इस वक्त भी एहतजाज कर रहे हैं, जहां सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प के बाद शारा दस्तूर किसी जंग का सा मंजर पेश कर रही है। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की, लाठी चार्ज भी किया। सरकारी मुलाजमीन ने पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद पुलिस ने मुतादिद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया। और इन मुजाहिरीन से यकजहती के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स भी धरना देने के लिए इस्लामाबाद पर पहुंची और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात भी एक तवील अरसे से पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान भर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से ये लेडी हेल्थ वर्कर्स आई और वो ये कहती हैं कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और साथ साथ उन्हें पेंशन देने का जो उनका मुतालबा है उसको भी पूरा किया जाए। और अपने मुतालबात पूरे ना होने तक वो भी इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगी और यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो ये सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2.5 सालों में हुकूमत के खिलाफ तकरीबन हर शोबा, ख्वाह वो डॉक्टर्स हों, असातिज़ा हों, स्टूडेंट्स हों या ताजिर हों या फिर अब ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये हों, ये एहतजाज कर रहे हैं। और साथ साथ अपोजिशन की एक बड़ी एहतजाजी तहरीक भी चल रही है जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक। तो इस वक्त अपोजिशन के एक सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मौलाना साहब ने कहा था कि अब जब PDM का नया प्लान जारी हुआ था, अभी 4 फरवरी को जो आप लोग की मीटिंग हुई थी, कि अब जो भी शोबा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगा हम उसमें शामिल होंगे। आज सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, तो इस एहतजाज में आपका शामिल होने का इरादा है राना साहब? जी, पहले तो मैं बताऊं, जो आपने इंट्रो में बातें की हैं वो बिल्कुल एक तारीख इनकी बड़ी पड़ी है। 2.5 साल में तशद्दुद के साथ और एक जो अवाम के खिलाफ एक क्या समझे एंटी जो पीपल इनके ज़हन है, ये गैर जमहूरी ज़हन है, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जिन्होंने कुछ दिखाया कुछ है लोगों को, वादे कुछ किए और बाद में आगे जिस तरह का ये तशद्दुद सामने आ रहा है, जिस तरह लोगों की चीखें निकल रही हैं, जिस तरह 2.5 साल में महंगाई में कोई रिलीफ नहीं लोगों को दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इस गवर्नमेंट का जाना, जो एक हुकूमत है या एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन के जरिए हुकूमत बनी है, इनको एक फ्रेश इलेक्शन कराना चाहिए। वरना पाकिस्तान में जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी आई हुई है, हर शोबा से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे टीचर्स हों प्राइमरी स्कूल के, चाहे ये मुलाजमीन हों,
कोई शोबा भी देखेंगे तो आपको वहाँ बेचैनी पाया उनके अंदर पाई जाती है। तो ये राइट टाइम के एक इलेक्शन अनाउंस हो और जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए जो भी मैंडेट किस पार्टी को मिले वो गवर्नमेंट बनाए और अपनी पॉलिसीज अपने मंशूर पे आगे बढ़े। अब रही है कि जो हमने 4 तारीख को पीडीएम की मीटिंग में जो की थी, फैसले किए थे, उस पर हम सारे कार बंद हैं, उस पर हम अमल करेंगे। अभी ये मुलाजमीन है सरकारी जो एहतजाज कर रहे हैं, उसमें पीडीएम ने भी ऐलान किया कि हम इसमें जाएंगे जी। और ये देखते हैं जो सूरत हाल डेवलप होती है तो पीडीएम बिल्कुल इस एहतजाज में ठीक होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो महंगाई हुई है, उस परसेंटेज से इनकी तनख्वाहें हर साल बढ़नी चाहिए, 10%, 20% जितनी भी थी। लेकिन राणा साहब, अगर आप लोग इस एहतजाज का पार्ट बनेंगे जाकर, तो फिर आपको नहीं लगता ये एहतजाज एक सियासी रंग इख्तियार कर जाएगा? फिर अगर हुकूमत और इनके कई मुज़ाकरात की राह निकलती हुई भी होगी, फिर हुकूमत भी अपनी जगह खड़ी हो जाएगी कि आप भी, आपकी सपोर्ट पर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, फिर वो किसी और ही रुख पर चला जाएगा उनका एहतजाज। देखिए, ये इनका ज़हन तो बड़ा बिल्कुल तंग नजर है, ये तंग ज़हन के लोग हैं, इनकी सोच बड़ी लिमिटेड होती है और ये फोकस वही पे आ जाता है कि ये अपोजिशन में इसमें शामिल हो गया। तो हम बिल्कुल, आपकी जो सोच है वो ख्याल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए हम एक अपोजिशन के तौर पे हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अगर अवाम चीख रहे हैं, अगर सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान या कोई भी शोबा है या ट्रेडर्स हैं या जो चीखें निकल रही हैं, तो हमें आगे बढ़ के अपना रोल अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इनको झुकना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता। अब राणा साहब, जो वीडियो कल मंजर यहाँ पर आई, उसमें हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग पैसे देने और लेने वाले, वो दोनों ही उसमें नजर आ रहे हैं। अब उस पर नून लीग का क्या स्टांस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन एक्शन लिया, वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा ले लिया। इससे पहले भी वो 20 लोगों को अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं। आज तक पीपल्स पार्टी ने कहीं इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये कहने में फसाद खड़ा किया हुआ है, एक अपना चेहरा फेस अपने आप बताते हैं, बड़े डेमोक्रेटिक है, असूल परस्त है, लेकिन अंदर से ये इनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है ही नहीं है और बात जो करते हैं उसको खुद ही निगेट करते हैं। अभी मुझे बताएं, ये कह रहे हैं हम शफाफियत चाहते हैं, हम आउटस्टैंडिंग नहीं चाहते। तो आउटस्टैंडिंग 2.5 साल में की किसने? पंजाब में 5 MP है, इन्होंने 5-6 MP PMLN के तोड़े हुए हैं और उनको गुमाव करा रहे हैं 2.5 साल, तो 1.5 साल से आपको पता ही है वो जो लोग हैं। इधर जो वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो मूव की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें जो बंदे तोड़े वो इन्होंने तोड़े, तो गवर्नमेंट ने तोड़े। और लेकिन राजा, इनके सेनेट में आने से पहले, ये तो अभी नए नए सेनेट में आए, इनके आने से पहले कौन ये खरीदो फरोख्त करता था? उस वक्त तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और आप एक दूसरे के मुखालिफ मैं बात करने लगा हूँ ना। अभी ये जो पकड़े गए इनके बंदे पैसे ले रहे हैं, इनके बंदे जो है वो वीडियो में आए और दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग। मंजरे यहाँ पर वीडियो आने वाली बात, मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा कि ये इनको अब पता चला है, ये 3 साल बाद पता चला है कि ये वीडियो वहाँ पे पैसे लिए गए थे। वीडियो ही होती हैं और वो एक मखसूस मौके पे इस्तेमाल की जाती हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रेशर डाल रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि देखिए जी ये पैसे लिया। भाई पैसे तो आपने लिए हैं और उस पे जो पहले ऑर्डिनेंस। राणा साहब, आप लेने वालों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देने वालों का आप जिक्र नहीं कर रहे। देने वाले तो पीडीएम में आपके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, वो पैसे दे रहे हैं। तो उस खेल में तो वो बंदा जो उन्होंने लॉ मिनिस्टर को निकाला है भाई, उस वक्त वो दूसरी तरफ था, आज इन्होंने वजीर बना लिया, तो इन्होंने वजीर उसको बनाया और आज उसको निकाल दिया, फिर ले लेंगे। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आमिर क्यानी को इन्होंने निकाला, फिर उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिया। इस बंदे को जो कमीशन बनाया उससे वो तरीन पे, तो क्या उससे निकला? कितने कमीशन इन्होंने बनाए हैं? तो उससे कोई आउटकम कोई उसका है? मुझे आप बता दें। अगर कोई ऐसा आप मुझे मिसाल दे दें कि उन्होंने BRT पे कोई काम किया है, उन्होंने आलम जबा पे कोई काम किया है, उन्होंने कोई एक्शन हुआ है, या कोई भी मुझे मिसाल दे दें। बातें इनकी सुन लेके कमीशन बना दिया है, ये हो गया है, वो एक स्पीड पे कमीशन बना दिया है, बीच में निकला क्या है? लेकिन आज बीच में यही है कि इंपोर्ट हो रही हैं चीजें और मफादात जो जमात ये इन हुकूमती लोगों को खरीद रही है वोट देने के लिए, वो माजी में आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत भी गिरा चुकी है और उसका क्रेडिट भी ले चुकी है बाकायदा एलानिया तौर पर। लेकिन आपकी जमात का कोई नुमाइंदा चूंकि अभी इत्तेहाद में, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा कि खरीदने वाला भी तो गलत हो सकता है। नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हमारा एक स्टांस है कि ये जो सीक्रेट बैलेट है, ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। भाई रही बात ये आउटस्टैंडिंग की,
उसको हम अपनी एक पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करके, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर को बेहतर करके और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह का जब मॉरल प्रेशर आएगा, जब आवाम का प्रेशर आएगा तो ये चीज़ें रुक जाएंगी। अगर उसमें 5, 6, 10 बंदे गंदे हैं इन 1100 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं MP और MNA की शक्ल में, तो उनमें अगर कोई 10, 15, 20 ऐसे किस्म में बंदे हैं तो आपको पता है कि मुझे रिजल्ट बताएं, सेनेट में जिसको टिकट मिलते हैं स्वाई का दुका के वो इलेक्ट होके आ जाते हैं। इस तरह मुझे बताएं सर्वर जो गवर्नर साहब बने हुए हैं, उन्होंने जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो उनके पास तो वोट ही नहीं थे। उन्होंने किस तरह खरीदे, क्या किया, और वो मेंबर बन गया और आके तो इधर बैठ गया और फिर गवर्नर बन गया। क्या इन्होंने उसको पूछा कि यार तुम्हारे पास तो वोट ही नहीं, तुमने कैसे बन गए? जो वो हमें करते हमने नहीं पूछा, तो इन्होंने तो उसको गवर्नर बना दिया। तो राणा साहब बिल्कुल उनसे तो सवाल बनता है, लेकिन फिर आप पीपल्स पार्टी से भी जो सवाल करें, जब उनके MPs वहां पर नहीं थे, उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उन्होंने वो 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से कैसे निकाल ली? फिर देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसका इलाज ये नहीं है कि आप उस सिस्टम को ही एक खत्म है। आप मुझे ये बताएं कि जो पैसे लेने की वजह से अगर शफाफियत ही आनी है, सिलेक्शन ही होनी है, तो फिर MNA MP MNA पे इल्जाम नहीं है कि ये करोड़ों रुपए लगा के पैसे खर्च करके पैसे दे के वोटर्स को और ये वोट लेके इधर आ जाते हैं। ये इल्जाम नहीं है, मुझे बताएं। ये फिर इनका भी ओपन कर दें कि पोलिंग स्टेशन पे हम जाएं और वहाँ खड़े करवा लें कोई अफसर जाके, क्या आप A के साथ है, B के साथ है, C के साथ है, ये 3 कैंडिडेट हैं, 4 हैं, 2 है। इसी तरह अब जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उनमें काउंसलर के साथ या जो चेयरमैन के इलेक्शन लड़ते हैं या जो भी होता है उसमें पैसे नहीं चलते, लेकिन परसेंटेज होती है। जब तक ये पाकिस्तान किधर जाएंगी, मतलब हेडिंग टुवर्ड्स के जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में इतनी फाल नहीं थी, जब आप लोगों का मिसाक जमहूरियत हुआ उसमें तो आपने ये शिक रखी थी ओपन बैलेटिंग की, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इनिशिएटिव ले रही है, तो फिर आप लोग सारी अपोजिशन जमातें उसकी मुखालफत कर रही हैं, ऐसा क्यों है? फिर नहीं, शफाफियत का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसी पावर लेने की कोशिश करें कि आप डिक्टेटर पहले ही हैं, फाशिस्ट गवर्नमेंट है, कि आप मजीद इन लोगों को, उसके बहुत सारे तरीके हैं शफाफियत लाने के। अब बहुत सारी चीजें हैं, कोई और कानून बनाया जा सकता है जिसको अगर जिस तरह ये किए हैं तो उनको मेंबरशिप से निकाल दिया जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। ये सारे अगर ये कोई लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमत पर ज़ाहिर है तनकीद ही कर रहे थे। कह रहे थे हुकूमत को ये खदशा है कि इनके अपने लोग की वफादारियाँ तब्दील हो सकती थी और इनके अपने लोग इनसे बहुत ज़्यादा खाइफ थे, इसलिए ये ओपन बैलेटिंग के लिए सदारती रेफरेंस हुकूमत लेकर आई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहबा, अब ये सदारती ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आ गए, लेकिन कल जो वीडियो मंजर यहाँ पर आई है उसकी टाइमिंग के हवाले से लोग बहुत बात कर रहे हैं कि वो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उससे एक दिन पहले उसको मंजर आम पर लाया गया। खान साहब माजी में भी ये दावा कर चुके थे कि 2018 से ये वीडियो उनके पास मौजूद है, लेकिन आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास ये वीडियो नहीं थी। अब वो उनका माजी का बयान दुरुस्त माने या आज वाले बयान पर हम जाएँ, ज़रा वजाहत कर दिएगा थोड़ी सूरत हाल की। मेरा ख्याल है समझ सबसे इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ है कि अभी आपने बताया कि तनवीर साहब जो थे इस पर तनकीद कर रहे थे कि हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप एक सिंपल बात बताइए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हमने तो नहीं की थी ना आज 2007-8 के अंदर इन लोगों ने आपस में मिल के बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब है कि सेनेट इलेक्शंस के ऊपर तो हमेशा से तनकीद इस बात की रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ पैसे खर्च होते हैं। पिछली दफ़ा भी 2018 के इलेक्शन में आपको पता है कितना वावेला मचा, कितना शोर व खुल था। 20 बंदे हमारी अपनी पार्टी के खान साहब ने निकाले, जो कि मेरा ख्याल है सबसे पहली दफ़ा किसी लीडर ने इस तरह का कदम उठाया। आप मुझे ये बताइए कि अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को या तो वो कागज़ फाड़ के फेंक दें और कहें कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। हर मरतबा आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर उसका एक जो बहुत अहम क्लॉज था वो उसके अंदर ये था कि भाई आप ओपन इलेक्शंस जो हैं होनी चाहिए। तो हमने कोई अलहदा बात तो कोई अनहोनी बात तो कर नहीं दी, इसके ऊपर बहुत अरसे से डिस्कशन हो रहा था। आप खुद बताइए, आपका सबसे हाईएस्ट हाउस ऑफ लेजिस्लेशन है, सबसे अपर हाउस है ये, उसके अंदर अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगी और ट्रांसपेरेंसी होगी, आप बताएं कौम का फ़ायदा है इसमें या नहीं है। तो आई थिंक व्हाट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं तो हमेशा से इस बात को सपोर्ट करती आई हूँ, क्योंकि मेरा जैसा मिडिल क्लास बंदा तो आपको पता है कि वो तो कभी सोच भी नहीं सकता इस तरह के इलेक्शन में जाने के लिए जहाँ इस तरह पैसे चले।
और मैंने जब मेरी अपनी इलेक्शन हुई थी, आपको याद है उसके ऊपर मैंने कितना ज़्यादा उस वक्त भी शोर मचाया था कि इस तरह बेबहा पैसे बहाए जाते हैं एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस थिंग्स। तो मेरा ख्याल है ये तो एक बहुत मुस्बत कदम उठाया। जहाँ तक वीडियो का है, मेरा ख्याल है आप देखें ना, अगर ये वीडियो आप कह रहे हैं कि खान साहब ने की है, तो हिज ओन सिटिंग मिनिस्टर हैज़ रिज़ाइंड। आप देखिए ना उनके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। तो इसलिए इस तरह की बेजा बातें करनी, जबकि पता है ये किसी से, ना आपसे ये ढकी छुपी बात है, ना नून लीग वालों से ये ढकी छुपी बात है, ना पीपल पार्टी वालों से, या जितनी पार्टियां हैं सबको पता है कि ये काम होता था। अगर ये काम ना होता तो आप कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ना लिखते। तो हमने भी अगर बात कही, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप इसको अपोज कर रहे हैं। यानी वो कहते हैं अपोजिशन, यानी तनकीद सिर्फ तनकीद की खातिर आप कर रहे हैं, वरना तो बात तो वही कर रहे हैं जो आप भी करते थे और जो हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ये सोचना चाहिए बतौर कौम कि हम उस तरह की प्रैक्टिसेस करें जिससे कल पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये कल वीडियो मंजर-ए-आम पर आई तो आप लोगों ने इस्तीफा भी ले लिया। ये रिफॉर्म नहीं है। अगर ये वीडियो मंजर-ए-आम पर ना आती तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। जो इस्तीफा कल आपने लिया वजीर कानून से, वो वजीर भी रहते, उससे पिछले इलेक्शन में किसी और जमात में थे। वीडियो अगर आप लोगों के पास थी तो आप लोग खुद से इसको मंजर-ए-आम पर लाते और फिर इस पर खिलाफ कार्रवाई करते। चीज़ तो ये देख लें, नहीं मेरा ख्याल है यही बात समझनी चाहिए कि ये तो फिर वैसे मंजर-ए-आम पे आई है ना। ये तो मेरा ख्याल है उनको क्रेडिट दें उन जर्नलिस्ट को जिन्होंने लेके आए हैं मंजर-ए-आम पे, क्योंकि अगर हमारे पास होती तो ये कदम मैं यकीन से कहती हूँ कि इमरान खान साहब अगर उन 20 लोगों के ख़िलाफ़ कदम उठा सकते थे पहले, तो बाकियों के ख़िलाफ़ क्यों ना कदम उठाते। वो कोई अलहदा कोई उन्होंने उनके साथ कोई और रवैया तो नहीं इख्तियार करना। तो उनका तो ही इज़ एब्सोल्युटली इनटॉलरेंट कि इस तरह की कोई कदम नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की गलत बात नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी इलेक्शन के अंदर उनको इतनी परेशानी थी कि भाई मैंने कहा सर मसला ये है कि वोटें ख़रीदी जाती हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है। मकसद ये है हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो नहीं ख़रीद सकते। तो जब तक आप ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं करेंगे तो ये हर किस्म का इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए ताकि दरमियाने तबके के हमारे जैसे लोग भी इन इलेक्शन में शमूलियत कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये चलें, जो बिकने वाला है उसके ख़िलाफ़ तो आप लोगों ने अपनी पार्टी की सतह पर एक्शन ले लिया, शायद दूसरी जमातें भी एक्शन लेती हों। कोई माजी में इस तरह की कोई ऐसी तारीख तो नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये जो ख़रीदार हैं इनके ख़िलाफ़ भी तो कोई कानून साजी की ज़रूरत है कि असम्बली के फ्लोर पर कोई ऐसा कानून भी तो लाया जाए कि इनको भी इनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। यानी वो भी उतना ही बड़ा चोर है जो रिश्वत दे, वो ही उतना बड़ा गलत काम कर रहा है जो पैसे से ख़रीदे, जो पैसे दे वो भी उतना गलत। अब मकसद ये है कि जब हम वहाँ असम्बली में जाके कोशिश करते हैं कि ऐसे कानून लाए जाएं, तो आपके सामने जो हंगामा रही है उससे कोई बात ना आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। देखिए मेरे ख्याल तनकीद बराए तनकीद करनी भी बहुत बड़ी ज़्यादती है। ठीक है, हम एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, एंड ऑफ द डे तो हम पाकिस्तानी हैं सब, और हमारे एक मुहब्बे वतन इंसान होने की खातिर हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए ऐसे सिस्टम्स आएँ, हमारी ऐसी तब्दीलियाँ आएँ हमारी लेजिस्लेशंस के अंदर, जिससे ये जो हर मर्तबा शोर मचता है इलेक्शन में कि जी धांधली हुई ये ख़त्म होनी चाहिए। वरना तो वही वाली बात है ना कि हर मर्तबा जो जीत जाएँ वो उनके जो हारते हैं वो कहते हैं जी धांधली हुई है। अच्छा, फिर जब हम कहते हैं कि जी जैसे जब हम लोगों का 2013 की इलेक्शन की बात थी तो हम कहते थे भाई आप 4 वो खोल के देख लीजिए। इस मरतबा इन्होंने कहा जी धांधली हुई, तो इन्होंने मेरा ख्याल खान साहब ने अपने पहले एड्रेस में कहा था आप बताइए जिनको कहेंगे हम उन सारी सीटों को खोल के उसके ऊपर बिल्कुल मायना करेंगे। वजह ये है हमारी नीयत में बिल्कुल कोई बदी नहीं, हम चाहते हैं कि सिस्टम इस तरह के बने जो साफ़ और शफाफ हों ताकि पाकिस्तान की इलेक्शनें जो हर मरतबा एक तनाज़े के शिकार होती हैं उस तनाज़े से बाहर निकले और पाकिस्तान भी उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर सामने आए एज अ कंट्री विच हैज़ प्रॉपर डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल जब ये वीडियो सामने आई उसके बाद शौकत यूसुफज़ई साहब ने बताया कि 10 करोड़ की ऑफ़र उन्हें भी हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून ने की। 29 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बता चुके हैं कि उन्हें भी इस तरह की ऑफ़र हो चुकी है। आज उन्होंने अपनी उस बात को दोहराया कि उन्हें भी माजी में सेनेट की सीट बेचने के लिए ऑफ़र हुई। तो क्या आपको कोई इस तरह की ऑफ़र हुई है कभी अपना वोट बेचने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है
मुझे तो अभी तक मेरा ख्याल है शायद इस काबिल ही नहीं किसी ने समझा कि मुझे ऑफ़र करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी तो बात हो सकती है कि लोगों को पता है कि मेरा जैसा बंदा जो है इस तरह की ऑफ़र कभी भी नहीं लेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, बल्कि शायद मैं सबसे ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दूँगी इस बात के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ज़रा इस्लामाबाद में जो एहतजाज चल रहा है ज़रा उस तरफ आते हैं। ये एहतजाज कोई पहला एहतजाज नहीं है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। जब से ये हुकूमत आई, पहले डॉक्टर्स, फिर ताजिर, फिर स्टूडेंट्स, और अब ये आम सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये इस जो आपकी हुकूमत है, आपकी जमात है, उसकी तो ख़ुद एक तवील तारीख़ रही है एहतजाज की। एहतजाज किया किस तरह जाता है, कितना तवील किया जाता है, ये आप ही लोगों ने इस कौम को शऊर दिया है। अब इन लोगों को क्यों एहतजाज पर मजबूर किया जाता है? सरकार हर एक तबके को, हर एक शोबे को क्यों उस हद तक ले जाया जाता है कि वो सड़कों पर आकर इंसाफ मांगे? देखिए, मेरा ख्याल है अगर आप एहतजाज की बात करें, एहतजाज तो हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में भी एहतजाज होता है। और एहतजाज जो है, मैं तो हमेशा इस बात की बिलीफ है कि ये आपकी वो कहते हैं ना, ये भी आपकी डेमोक्रेसी का हुस्न है कि भाई आपको एहतजाज करने की इजाज़त है। कोई मार्शल लॉ तो नहीं है ना कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारे मुलाजमीन का ताल्लुक़ है, ये मैं आपको बताती चली जाऊँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब ने बहुत बड़ी एफ़र्ट करके, आपको पता है, हमने डॉक्टरों की तनख्वाहें उनके एहतजाज की वजह से नहीं बढ़ाई, हमने तो पहले ही बढ़ाने की बात करती थी। अभी नर्सेस की कोई एहतजाज, हमने सीटें बढ़ाई, नर्सिंग कॉलेजेस बना दिए, बच्चियों का स्टाइपेंड 21,000 से 31,000 पे लेके, बिकॉज वी बिलीव कि भाई जो इन्फ्लेशन अभी भी जहाँ तक इनका एहतजाज है उसके ऊपर जो ऑलरेडी नेगोशिएशंस हुई हैं, और मेरी जो शुनीद है उसके मुताबिक कि 40% इंक्रीज़ के ऊपर तो ऑलरेडी हुकूमत मानी हुई थी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर फिर क्यों मज़ीद एहतजाज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँ ना, कुछ सियासी लीडर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पता है, जो यूनियंस के लीडर्स होते हैं, उन्होंने भी तो अपनी सियासत चमकानी होती है ना। अब अगर आप देखा जाए कि जी पहले अगर मैं अपने शोबे की बात करूं कि जी नौकरियां नहीं है, अभी नौकरियां ढेर हमने दे दी, 32,000 से ज़्यादा, आजकल 3,000 नौकरियों का और एडवर्टीजमेंट, यानी 35,000 नौकरियां इंशाल्लाह अगले 3 माह के अंदर मुकम्मल होंगी। अच्छा, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, तनख्वाहें बढ़ गई। अच्छा, किसी के एहतजाज करने की ज़रूरत है, हम तनख्वाहें पहले ही बढ़ा दी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हर तरीके से कोशिश ये हुकूमत कर रही है कि जो दरमियानी तबके का बंदा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्हें से एवरीबडी, हम बतौर हुकूमत हर तरीके से उनके लिए सपोर्टर्स हैं। वजह यह कि हम बात इस पर बिलीव करते हैं कि महंगाई हो गई है, इन लोगों को ज़रूरत है, हमें बढ़ानी चाहिए, रुपए की कीमत गिरी है, लोग इस महंगाई की वजह से तंग हो रहे हैं। मकसद ये है कि जो लीडर, सियासी लीडर है, वो कहता है कि जब तक मैं एहतजाज न करूँ, जब तक मेरी तस्वीर नज़र ना आए, जब तक कोई ऐसा, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी सियासत को उजागर करने के लिए और अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, जिसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं। देखें, मैं आपको एक वक्त बताती हूँ, मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सदर थी, और बहुत ही एक समझदार सेक्रेटरी साहब थे, तारिक सईद हारून साहब, उनकी और मेरी बात तय हुई कि मैं डिमांड करूँगी, अगर जेन्युइन डिमांड है और मैं उनको कन्विंस कर लूँगी तो वो हमारे हर तरीके से हेल्प करेंगे, और अगर मैं ना उनको कन्विंस कर सकी तो वो मुझे कन्विंस करेंगे। तरीका यही होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का शेवा यही होना चाहिए कि आप अपनी डिमांड्स पुट इन करें, नेगोशिएट करें। कोई नेगोशिएट ना करने को तैयार हो, कोई बात करने को ना तैयार हो, तो आप ज़रूर एहतजाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रही थी और कह रही थी कि जो भी शोबा एहतजाज करता है, हुकूमत उस एहतजाज को सीरियस लेती है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी की जाती है। माजी में भी हम इसी तरह करते रहे, मुस्तकबिल में भी ऐसे ही होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मार्च में ऐवान बाला यानी सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 104 सेनेटर्स के इस ऐवान में चारों सूबों से कुल 23 अरकान हैं, जिनमें से 14 अमूमी अरकान, 4 खवातीन, 4 टेक्नोक्रेट और एक अक़लियती रुकन है। फाटा से 8 अमूमी अरकान सेनेट का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद से कुल 4 अरकान हैं, जिसमें 2 अमूमी जबकि 1 खातून और 1 ही टेक्नोक्रेट रुकन है। सेनेटर्स की आईनी मुद्दत 6 साल होती है और हर 3 बरस बाद तकरीबन सेनेट के आधे अरकान अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं और आधे अरकान नए मुंतखब होकर आते हैं।
इस बार सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात पर इंतखाबी दंगल सजेगा। फाटा की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं होंगे, जिसके बाइस इस बार सेनेट की नशिस्तें 104 से कम होकर 100 रह जाएंगी। मुमकिना तौर पर फाटा की बाकी 4 नशिस्तों पर सेनेटर्स 2024 में रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद फाटा की 8 नशिस्तों का फैसला होगा कि आया ये सीटें खैबर पख्तूनख्वा को दी जाएं या सूबों में बराबर तकसीम की जाएं। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद इसकी नशिस्तों की तकसीम का आईनी सवाल अभी हल तलब है। इस साल सेनेट से 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 15, पीपल्स पार्टी के 7, तहरीक इंसाफ के 7 और 5 आज़ाद सेनेटर्स शामिल हैं। जनरल नशिस्तों पर 33, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 8, खवातीन की 9 और गैर मुस्लिमों की 2 नशिस्तें खाली हो रही हैं। सेनेट इंतखाबात 2021 के मुमकिना नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ सेनेट की अक्सरियती जमात बन जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी 19 सेनेटर्स के साथ दूसरी और मुस्लिम लीग नून 18 नशिस्तों के साथ तीसरी। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी 12 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। सेनेट में पंजाब की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें 7 जनरल नशिस्तें, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की नशिस्तें शामिल हैं। सेनेट में रिटायर होने के बाद पार्टी पोजीशन के मुताबिक बाकी 13 सेनेटर्स में से 10 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, जबकि 3 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। आदाद शुमार के मुताबिक 371 की असेंबली में हर MPA अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगा। सूबाई असेंबली पंजाब की पार्टी पोजीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 181, मुस्लिम लीग नून 164, मुस्लिम लीग काफ 10, पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की 4 नशिस्तें हैं और 1 नशिस्त पर राह हक पार्टी के रुकने असेंबली मौजूद हैं। सेनेट में पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों की बात अगर कर ली जाए तो 1 सेनेटर मुंतखब करने के लिए कम से कम 52 MPs के वोट दरकार होंगे। इस तनासुब से अगर तहरीक इंसाफ की कन्फर्म सीटों की बात करें तो उसे 3 नशिस्तें सेनेट की इस इलेक्शन में मिल सकेंगी। इस तरह असेंबली में दूसरी अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो तादाद के हिसाब से उसे भी 3 मुकम्मल नशिस्तें मिल सकती हैं। अगर हुकूमत इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरती है तो हुकूमती इत्तेहाद को 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है और मुमकिना ऑप्शन में 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर बासानी कामयाबी हासिल कर सकती है, क्योंकि 1 टेक्नोक्रेट या 1 खातून की नशिस्त के लिए 184 वोट दरकार होंगे। सिंध असेंबली में इस हवाले से क्या सूरत हाल हो सकती है, ज़रा सिंध असेंबली की इस सूरत हाल पर भी नजर डाल लेते हैं। सेनेट में सूबा सिंध की नशिस्तों की बात अगर हम करें तो सेनेट की 11 नशिस्तों, 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन नशिस्तों पर इलेक्शन का इनेकाद होगा। सेनेट में पार्टी पोजीशन के मुताबिक 17 सेनेटर्स का ताल्लुक सिंध में पीपल्स पार्टी से, 5 MQM और 1 का ताल्लुक फंक्शनल लीग से है। रिटायर होने वाले सेनेटर्स के बाद सेनेट में पीपल्स पार्टी की 10, MQM और फंक्शनल लीग की 1 नशिस्त बाकी रह जाएगी। सेनेट इलेक्शन 2021 में होने वाली मुमकिना सियासी आदाद शुमार के मुताबिक 165 अरकान असेंबली अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई असेंबली सिंध की पार्टी पोजीशन को देखें तो पीपल्स पार्टी 96 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। तहरीक इंसाफ के पास 30 नशिस्तें हैं, उसकी दूसरी पोजीशन है, जबकि MQM 21 नशिस्तों के साथ असेंबली की तीसरी अक्सरियती जमात है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास इस वक्त 14 नशिस्तें हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 MPs हैं, जबकि MMA 1 नशिस्त पर मौजूद है। अगर 7 जनरल नशिस्तों की हम बात करें तो 23 MPs के वोट 1 सेनेटर को मुंतखब कर सकेंगे और वोटों के आदाद शुमार के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिंध से मुमकिना तौर पर 4 नशिस्तें अपने नाम कर सकती है। तहरीक इंसाफ 1 और 1 ही नशिस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मिल सकती है। GDA इत्तेहाद के साथ 1 नशिस्त हासिल कर सकती है। अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद की बात की जाए तो यकीनी तौर पर 3 नशिस्तें ऑपोजिशन की झोली में गिरेंगी। अगर ऑपोजिशन की कोई भी जमात इत्तेहाद से बाहर हुई तो कम से कम 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी को इजाफी मिल सकती है। इसी तरह खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2 मखसूस नशिस्तों पर सख्त मुकाबले की तवक्को है और 82 MPs के वोट के साथ 1 सेनेटर मुंतखब होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों की बात अगर हम करें तो सेनेट की 12 नशिस्तों, 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर इलेक्शन का इनेकाद होगा। सेनेट में पार्टी पोजीशन के मुताबिक 12 सेनेटर्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और आज़ाद सेनेटर्स 2-2 नशिस्तें रखते हैं। 1 का ताल्लुक ANP से है। सेनेट में होने वाली मुमकिना आदाद शुमार के मुताबिक
144 यहाँ पर अरकान की तादाद है जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्टी पोजीशन का जायजा लें तो तहरीक इंसाफ 94 नशिस्तों के साथ यहाँ पर सरे फहरिस्त है। JUI-F के पास 14 नशिस्तें मौजूद हैं और वो दूसरे नंबर पर है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी 12 नशिस्तों के साथ असम्बली की तीसरी अक्सरियती जमात है। मुस्लिम लीग नून के पास यहाँ पर 6, पीपल्स पार्टी के पास 5, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 नशिस्तों के साथ यहाँ मौजूद है। JUI-F 3, मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी एक नशिस्त पर, जबकि आज़ाद MPs की तादाद यहाँ पर 4 है। अगर 7 जनरल नशिस्तों की बात यहाँ पर करें तो 21 MPs के वोट एक सेनेटर को मुंतखब कर सकेंगे। वोटों के आदाद शुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर 5 नशिस्तें अपने नाम यहाँ से कर सकती है। अपोजिशन की कोई भी सियासी जमात मुमकिन तौर पर एक मुकम्मल नशिस्त हासिल करने की पोजीशन में नहीं होगी, जिसकी वजह से इत्तेहाद करना ज़रूरी होगा। 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर अपोजिशन की कुल मिलाकर 46 नशिस्तें बनती हैं, जो वो जनरल नशिस्तें अपने नाम करने के लिए काफ़ी हैं। इसी तरह 2 ख़वातीन नशिस्तों की अगर बात करें तो एक सेनेटर को असम्बली के 72 वोटों की ज़रूरत होगी। अपोजिशन कुल मिलाकर कोई भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ के पास यहाँ पर 94 वोट हैं, जबकि मुमकिन तौर पर 4 आज़ाद उम्मीदवार भी हुकूमत का साथ दे सकते हैं। यूं हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की मुमकिन पॉलिसी होगी कि कुल 98 वोटों को दोनों नशिस्तों में तकसीम करे और 49 वोट फी नशिस्त के हिसाब से अब से दोनों नशिस्तों को अपने नाम किया जाए। यही आज़ाद उम्मीद MPs अगर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आ जाते हैं तो अपोजिशन की यहाँ पर 50 नशिस्तें हो जाएंगी, जिसके बाद ख़वातीन की एक नशिस्त अपोजिशन हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। ये तो थी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। अब बलूचिस्तान असम्बली की क्या सूरत हाल हो सकती है। सेनेट में सूबा बलूचिस्तान की नशिस्तों की अगर हम बात करें तो सेनेट की 12 नशिस्तों, 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स, 2 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर यहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद होगा। सेनेट में पार्टी पोजीशन के मुताबिक 8 आज़ाद सेनेटर्स बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के 4 नशिस्तों पर बड़ा जमान है, जबकि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 3, 2 नशिस्तें जमीयत उलमा पाकिस्तान और 1 नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स यहां मौजूद हैं। सेनेट इलेक्शन 2021 में होने वाले मुमकिना आदाद शुमार के मुताबिक 65 अरकान असम्बली अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। असम्बली की पार्टी पोजीशन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी 24 नशिस्तों के साथ पहले, MMA 11 नशिस्तों के साथ दूसरे, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 10 नशिस्तों के साथ तीसरी अक्सरियती जमात है। PTI 7, ANP के पास 4 नशिस्तें, जबकि BNP अवामी 3, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी 2 नशिस्तों पर यहाँ बरजमान है। 1 नशिस्त वाली जमातों में नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और 1 आज़ाद MPA भी इस असम्बली में मौजूद है। 7 जनरल नशिस्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ 9 MPs 1 सेनेटर मुंतखब कर सकेंगे। वोटों के आदाद शुमार के मुताबिक BAP अक्सरियती पार्टी मुमकिन तौर पर 3 नशिस्तें यहाँ ले सकती है। MMA और BNP मेंगल 1 सेनेटर मुंतखब करवाने की पोजीशन में यहाँ होंगे, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत इत्तेहाद के साथ इलेक्शन का हिस्सा बने तो उसके पास आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर 42 MPs की अक्सरियत होगी। इस हिसाब से मुमकिन है कि हुकूमती इत्तेहाद 7 में से 5 नशिस्तें अपने नाम कर सकेगी, जिसमें सिर्फ 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। इसी तरह अपोजिशन की 4 जमातें 23 MPs 7 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर लेगी। और अब देखना यह होगा कि अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद अगर होता है तो नशिस्तों की तकसीम किस तरह होगी। इसी तरह टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 65 की हुकूमती इत्तेहाद के पास 42 नशिस्तें हैं, जबकि 1 नशिस्त के लिए 32 MPs के वोट दरकार होंगे। मुमकिन सूरत हाल ये हो सकती है कि अपोजिशन इन दोनों नशिस्तों के लिए हुकूमत के कम से कम 2 MPs को अपनी तरफ राग़िब करे, जिसके बाद उसकी मजमूई तादाद 44 हो जाएगी और अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 21 रह जाएगी। हुकूमत चाहेगी कि 22 वोट फी नशिस्त के हिसाब से दोनों नशिस्तें अपने नाम कर ली जाएं। अपोजिशन इत्तेहाद चाहेगा कि इत्तेहाद बरकरार रहे ताकि वो हुकूमत के मुकाबले में मतलूबा तादाद 22 को पूरा करके कम से कम 1 नशिस्त तो हासिल कर सकें। यही सूरत हाल ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर भी मुमकिन तौर पर होगी। अक़लियती 1 नशिस्त पर हुकूमत को कामयाबी हासिल होगी। मौजूदा सूरत हाल में एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हुकूमत इत्तेहाद के साथ 1 PTI और 9 नशिस्तें BAP अपने नाम करे। अपोजिशन जमातों में अक्सरियती एतबार से 1 नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और 1 सेनेटर BNP मेंगल अपने नाम करे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी 7 जनरल नशिस्तों में से 5 टेक्नोक्रेट और वुमेन की 1, जबकि 1 अक़लियती सेनेटर अपने नाम करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमती इत्तेहाद के साथ 1 नशिस्त हासिल
कर सकती है, जबकि अपोजिशन जमातों में BNP मेंगल 1 और 1 ANP जबकि 1 आज़ाद सेनेटर यहां से मुंतखब हो सकता है। बलूचिस्तान असेंबली की दिलचस्प सूरत हाल यह है कि यहां सीटों की तकसीम मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि यहां से कम MPs के वोट से 1 सेनेटर मुंतखब होता है, जो मुमकिन तौर पर सियासी जमातों के लिए बार्गेन करने के लिए आइडियल सूरत हाल हो सकती है। और अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अच्छी खबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से आई है, जिसमें मजमूई तौर पर 16 साल के बाद 1 अरब उसका हजम पहुंच गया है। इस पर बात होगी। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ी खबर आई। तकरीबन 16 साल के बाद यानी 2005 के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो मजमूई हजम है वो 1 अरब से भी तजावुज़ कर गया। अब हमारी मुल्क की मईशत के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है और क्या पाकिस्तानी मईशत पर इसके अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं मुस्तकबिल में, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो आज खबर आई है स्टॉक मार्केट से, ये कितनी पॉजिटिव इसको हम लें? 2005 में आखिरी बार ये तजारती हजम 1 अरब से बढ़ा था। पहले तो ज़रा आसान लफ्ज़ों में इसको बयान कर दीजिएगा, ये है क्या चीज़? ये तिजारती हजम जो है ये शेयर, यानी कि अगर कोई हिस्से कितनी दफ़ा दिन में काम हुए तो वो 1 अरब दफ़ा जो है कुल मिला के जितने हिस्से हैं उनमें आपस में लेन और देन हुआ है, यानी कि 1 अरब हिस्से आज बिकें और 1 अरब हिस्से खरीदें। वो एक अलग बात है कि उन हिस्से की मजमूई कीमत 2005 की जो हमने रिकॉर्ड आज तोड़ा है उससे ज़्यादा है या कम है, ये एक सवाल है। आज हमने वो जो मजमूई जैसे कि हजम जो है 2005 के मुकाबले में तोड़ा है, लेकिन अगर उसकी कीमत देखी जाए जिन शेयर हिस्से की आज कारोबार हुआ है वो 2005 से आज भी तकरीबन 10 गुना पीछे है, कम है। अच्छा। तो लेकिन ये खुशाइन बात है क्योंकि आज हेडलाइंस बनी है इसकी, पूरे पाकिस्तान में जो है हर शख्स जो है इसको देख रहा है और नो डाउट पिछले 7-8 महीने में स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सरमाया आया है और ना सिर्फ अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी आना शुरू हो गए क्योंकि अब ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई हैं और स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार को पजीराई भी इसलिए मिली है कि कोविड के बाद लोग जब घर में बैठे, ना सिर्फ पूरी दुनिया में लोगों ने जो है घर बैठ के ये एक सरमायाकारी का कारोबार शुरू किया। तो एक बहुत ही जिसे कहता हूँ मैं समझता हूँ कि एक न्यूज की ये हेडलाइन थी और इस हेडलाइन से मैं समझता हूँ और लोग माइल हो। तो इसका मतलब मुजम्मिल साहब ये सरमायादारों का, इन्वेस्टर्स का एतमाद अब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बहाल होना शुरू हुआ है और अपनी सरमायाकारी करने में वो पहले जिस तरह उन्हें एक हुज्जत हुआ करती थी अब वो परेशान नहीं है, उनका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता जा रहा है। देखिए बहाल तो हो रहा है क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। यही स्टॉक मार्केट अगर उल्टी चलना शुरू हो जाती है तो वो एतमाद को ठेस भी पहुँचना शुरू हो जाती है। तो जो हमें जो जरूरत है कि स्टॉक मार्केट के साइज को बड़ा करें और स्टॉक मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसमें बहुत लंबा फर्क ना है। अगर ज्यादा लंबा उतार चढ़ाव पाकिस्तान की तारीख में पिछले 10 सालों में ऐसा ही रहे कि जब चढ़ती है तो बहुत चढ़ती है और जब गिरती है तो बिल्कुल ही जैसे कहते जमीन बोस हो जाती है, तो उससे सरमायाकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये चीज जो है बस इस चीज से डर लगता है, अगर हम इस चीज को कंट्रोल कर जाएंगे तो हमारी मार्केट का हजम बहुत बढ़ जाएगा। आज आपका पड़ोस मुल्क जो है 5000 अरब डॉलर की मार्केट हो गई उसकी और हमारी सिर्फ 50 अरब डॉलर की है। अगर उसका और हमारा साइज का देखा जाए तो एक से 7 मतलब हमसे वो 7 गुना बढ़ी है। तो हमारी मार्केट कितनी पीछे रह गई है, ये अभी भी कोई खुशी ये छलांगे मारने की खबर नहीं है। हमें बहुत सफर तय करना है और मार्केट में कंपनियों को भी लाना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैरूनी सरमायाकार को लेकर आना है। और मुजम्मिल साहब ज़ाहिर है सफ़र तो मुस्तकबिल में करना है, मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है इस मार्केट के साइज़ को और बढ़ाने, लेकिन इस वक्त जो मार्केट का साइज़ है ये इस मुल्क की मईशत में किस तरह से उसको बूस्टअप करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है? अगर यही सिलसिला अगले 6 माह, 8 माह या 1 साल तक रहा तो मुआशी मैदान में इस हुकूमत के लिए क्या बेहतरी के मौके पैदा हो सकते हैं? देखिए स्टॉक मार्केट में 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो ऑलरेडी हिस्से आ गए उसकी खरीदो फरोख्त, और एक ये होती है जिन कंपनियों को सरमाया चाहिए होता है वो अपने नए हिस्से लेकर आती है।
वो नए हिस्से जो है फिर स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकार उसको खरीदते हैं, उन कंपनियों को सरमाया देते हैं और फिर वो कारोबार करते हैं जिससे मुल्क तरक्की करता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये तो आज जो अभी हम बात करें 1 अरब शेयर की, उन हिस्से में तजारत हुई है। साथ साथ अब जिन कंपनियों को सरमाया चाहिए वो अगर स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों से जाएगा तो फिर मुल्क में जो है हम कहेंगे कि जी आगे की तरफ हमारी स्टॉक मार्केट से तरक्की में उसका जो है मुल्क की तरक्की में उसका भी हाथ आ गया। तो मुज़म्मिल साहब, अच्छा आज वो जो एक इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं उनका इशू ये था कि जब बजट आया उस बजट में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई और ज़ाहिर अंदर से खबरें आ रही हैं कि IMF की क्लॉज पाकिस्तान को पूरी करनी है, तो हफीज़ शेख साहब ने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया कि वो तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ। तो ये इस तरह से बजट को कट डाउन करके क्या इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है कि लोगों की सैलरीज़ में इजाफा ना किया जाए, सरकारी मुलाजमीन पर इसका बोझ डाल दिया जाए इकॉनमी का? देखिए, मैं एक समझता हूँ बात कि हमारी हुकूमत को अपने साइज को कम करना पड़ेगा। के तौर पे आपने देख लिया पूरी दुनिया में पर जहाज PIA के पास सबसे ज्यादा पैसेंजर थे। स्टील मिल बंद, स्टील मिल में हजारों पता नहीं कितने 14-15 हजार मुलाजमीन थे। यही स्टील मिल दुनिया में जो है 1500 लोग चलाते हैं। हमारी सरकार जो है उसका हजम या साइज इतना है, उसकी वजह से हमारी जो सरकार के फंड है वो तनख्वाहें जो लोगों को मिलनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसका हल ये नहीं है कि तनख्वाह बढ़ा दी जाए और हुकूमत के खसारे को बढ़ा दिया जाए चंद हजार या चंद लाख लोगों को। ये जो है मुल्क को या दिवालिया या खसारे में मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को अपने हर इदारे में, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, देखना होगा कि कितनी अब IT का दौर है जो 10 लोगों का काम जो है ना एक कंप्यूटर करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब हमें उस हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। अगर आप देखें इस्लामाबाद में जो लोग आज मुजाहरा कर रहे थे उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी 21,000 तनख्वाह एक आदमी की, मैं वीडियो देख रहा था, तो वो क्यों कर रहा है? उससे ज्यादा तो अगर वो आज करीम उबर की गाड़ी चला लेगा वो 30-40 हजार कमा लेगा। तो हमारे लोग सरकारी नौकरी को जो है बहुत दिल से लगा के रखते हैं कि शायद उसमें नौकरी से निकाला नहीं जाता या उनकी आमदनी, और फिर दूसरा ये कि वहाँ पे काम भी आपको कम करना सरकारी मुलाजमत है और रिश्वत और दूसरी चीजें भी आपके पास ज्यादा एवेन्यूज होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला है ये तनख्वाहें बढ़ाने से हल नहीं होगा। चंद लोगों को निकालें, उनको साल 2 साल 5 साल की एक साथ तनख्वाह दें, बाकी लोग जो काम के लोग हैं उनको रिटेन करें ताकि हुकूमत भी अच्छे तरीके से काम करे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, आपकी इस तजवीज़ पर अगर हुकूमत अमल करे भी और ये तमाम सरकारी इदारों के और पूरी गवर्नमेंट के साइज़ को कट डाउन किया जाए तो फिर एक नया एहतजाज हुकूमत के खिलाफ शुरू हो जाएगा कि ये ज़ाहिर एक नौकरियां देने आई थी हुकूमत, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और सरकारी मुलाजमीन को निकाल रही है, उनको फारिग कर रही है, तो ये तो फिर हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी। देखिए, यही तो मसला है। हमारी मुल्क में सियासत जो है गलत और नाजायज उम्मीदें देती है और फिर अपने लिए गले का हार बना लेती है और ये एक बहुत ही गलत तरीका है। और इन्होंने ये जो बात बोली थी उस वक्त, अब ये कहते हैं कि हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर आएंगी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, ये चलेगी, वो चलेगी। तो अब बहरहाल ये हुकूमत ने अभी तक तो सख्त फैसले किए हैं। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बनाना है तो सख्त फैसलों की तो जरूरत होगी, कुर्बानी तो देनी होगी, वरना अगर उन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी तो फिर जो मेरे 22 करोड़ आवाम है उन पे टैक्स का बोझ डलेगा, कर्जों का बोझ डलेगा जो हमने अदा करना है। एक तरफ 5-10 लाख सरकारी में, दूसरी तरफ 23 करोड़ की आबादी है और फिर पूरा मुल्क है। तो ये फैसले तो करने पड़ेंगे और ये टाइम भी आ गया। अब हमारी मुल्क में इतनी सकत नहीं है कि वो तनख्वाहें बढ़ा के, पेंशनें बढ़ा के, अभी तो आप ये तनख्वाहें छोड़ें, आगे चंद सालों में अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो पेंशन देने के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। एक सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है उसका खानदान अगले 50 साल तक पेंशन देता रहता है। तो ये मतलब काम कोई और करके गया, पेंशन उनकी औलादें, और ये कहाँ पे होता है दुनिया में? इंडिया ने भी इसमें रिफॉर्म कर दिया हालांकि। तो ये हमें इसको गौर करना पड़ेगा, वरना ये जो है बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि क्राइसिस पाकिस्तान के लिए बनते हैं। सही। और मुज़म्मिल साहब, इस हुकूमत को जो एक और बड़ा मुश्किल चैलेंज दरपेश है वो एक फूड इन्फ्लेशन है जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। ज़ाहिर है उसकी मुख्तलिफ वजाहतें भी मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा देते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन दी एंड सफ़र तो आवाम ही कर रही है। तो अब इस पर कैसे ये हुकूमत काबू पाए? जो चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं, ये कंट्रोल में क्यों नहीं लेकर आ रही हुकूमत? देखिए, मैं कराची में रहता हूँ, मैं अभी आज लाहौर आया हूँ और अभी मैं एक गोल्फ कोर्स में खड़ा था। मैं लाहौर आज सुबह से घूम रहा हूँ, जितनी ज़राई ज़मीन थी वो लाहौर के अंदर हाउसिंग सोसाइटी में जम होती जा रही है। और ये जो है, ये जो हमने एक गलत कल्चर सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाउसिंग सोसाइटीज का, और उसके लिए बड़ी बड़ी ज़मीनें, ज़राई ज़मीनें जो है हम उसको अंदर लाए जा रहे हैं।
उसकी वजह से एक तरफ तो हमारी आबादी बढ़ी, दूसरी तरफ से हमारे पास रकबा कम हो रहा है। तीसरा जो हमारी जो तरमीम के बाद ज़राअत चली गई थी सूबों के पास, सूबों का सिर्फ एक ही सुबह से लेकर रात तक रोना है वो वफाक पैसे दे दे। उसके अलावा ये एग्रीकल्चर पे भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छी खाद, अच्छे सीड, नई टेक्निक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। तो ये जो है फूड इनसिक्योरिटी जो है पाकिस्तान में जितनी हुई है शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। यहाँ पे भी जो है रिविजिट करना होगा हुकूमत को, और वापस से जो बहुत बड़े बड़े, जैसे अब जितने बड़े सियासतदान हैं उतना उसके बाद रकबा है, और वो रकबा ज़ाया कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो आमदनी है सियासत से आ रही होती है, तो वो ना वहाँ पे काश्तकारी सही हो रही होती है, ना ज़राअत सही हो रही होती है। लैंड रिफॉर्म अगेन इंडिया की तरह आपको करना होगा। जो काम करने वाले लोग हैं उनको लैंड दें, छोटा दें, और वहाँ से फिर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ लाएं, मशीनरी लाएं, ये सारी चीज़ें। और ये सूबों का काम था। अगर सूबे नहीं सही कर पा रहे तो इसको 18वीं तरमीम से निकाल के वापस वफाक के हवाले कर दें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस पूरी इस वक्त कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से एक बार फिर हमारी अपील है कि न सिर्फ बोल बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी को चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अब 50 रोज़ से भी ज़ायद हो चुके हैं और अभी भी वो अपने ओहदे पर बराजमान हैं और कोशिश वो बोल की आवाज़ को दबाने की मुस्तकिल बुनियादों पर कर रहे हैं। तो बराए करम चीफ जस्टिस साहब इस पर खुद नोटिस लें और बोल को इंसाफ फराहम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।